ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वर्ष 2025 में बॉलीवुड के कई सारे सीक्वल्स आने वाले हैं। किसी का दूसरा पार्ट, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का पांचवा। जैसे कि धड़क 2, वॉर 2, दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार 2, पता नहीं वो इस वर्ष आएगी या अगले वर्ष। इसके अलावा बागी 4, जॉली LLB 3, हाउसफुल 5 और रेड 2, जिसके 1 मिनट और 6 सेकंड के टीज़र को आज 28 मार्च शुक्रवार को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया है। ये तो मैंने कुछ नाम बताए, और भी हो सकता है कि कुछ सीक्वल्स वगैरह बॉलीवुड लेकर के आ जाए। मतलब देख लिया है बॉलीवुड ने कि भाई पिछले 1-2 वर्षों में थोड़ी बहुत कुछ फिल्में चल गई जिनके साथ में पिछला एक ब्रांड नेम जुड़ा हुआ था, तो फिर 2025 में भी लड़ी लगा दी है बॉलीवुड ने, भाई लो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट। हालांकि बॉलीवुड की समस्या ये है ना कि जहाँ पर एक यूनिवर्स डेवलप करना होता है ना, जब आप एक फिल्म सीरीज़, फिल्म फ्रेंचाइजी खड़ी करते हैं, आप हॉलीवुड में देख लीजिए जितनी भी बड़ी बड़ी ऐसी फिल्म सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वो खड़ा करते हैं, एक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। इवन कई सारी ऐसी फिल्मों के भी उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पहला दूसरा पार्ट 1980 के दशक में आया हुआ था। सेकंड पार्ट लगभग 30-35 वर्षों के बाद में अभी पिछले कुछ वर्षों में रिलीज़ हुआ, परंतु वहाँ पर भी प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। घोस्टबस्टर्स का उदाहरण हमें इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण कह सकते हैं। परंतु बॉलीवुड के अधिकतर कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, परंतु अधिकतर सीक्वल्स वगैरह ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका पिछले पार्ट के साथ में कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जस्ट एक ब्रांड नेम, एक फिल्म सक्सेसफुल हो गई, फिर उस नाम को लेकर के 2, 3, 4, 5 आगे लगा दो। अब हाउसफुल इसका वही एक उदाहरण हम कह सकते हैं। जॉली LLB भी आप देख लीजिए, पहले पार्ट में अरशद वारसी, अगले पार्ट में अक्षय कुमार को लेकर के आ गए। या फिर धमाल सीरीज़ का उदाहरण ले लीजिए, रेस का इन्होंने क्या करके रख दिया वो हमारे सामने है। तो एक कहानी, कैरेक्टर पर मेहनत करना वो बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता। इनका कॉप और ISI यूनिवर्स, सॉरी वो क्या वो स्पाई यूनिवर्स, वो भी अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, वो भी हम देख ही रहे हैं। यूनिवर्स के नाम पर वो क्या बना कर के रख दिया है इन्होंने। तो रेड की भी अगर हम बात करें, पहला पार्ट 2017 में आया था रेड का। अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। एक इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर हम उसको कह सकते हैं। एक सिंगल केस पर वहाँ पर सौरभ शुक्ला, ताऊ जी उनको कहा गया था। उत्तर प्रदेश के एक दबंग बाहुबली राजनेता, उनके घर पर अमेय पटनायक रेड मारते हैं, और उसके बाद एक कर्तव्यनिष्ठ सरकारी अफसर को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उस राजनेता के जो फॉलोवर्स वगैरह होते हैं ऐसे दबंग बाहुबलियों के, जिन्होंने योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में क्या हाल करके रखा था, वो सब हमने देखा हुआ है ही। उस पूरे बाहुबली राज को, गुंडा राज को कैसे योगी जी ने समाप्त किया। तो ऐसे जो जिन्होंने अपना एक साम्राज्य बना करके रखा था ना, तो कैसे उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में होता है, वहाँ के लोग कैसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उस कारण से उस कर्तव्यनिष्ठ अफसर को कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ हमने रेड के पहले पार्ट में देखा था। अब 7 वर्षों के बाद में बॉलीवुड सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा है। हालांकि रेड के बारे में भी या इस सेकंड पार्ट के बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड ने कोई बहुत स्ट्रेटजी से पूरा प्लानिंग करके वो उन्होंने कोई यूनिवर्स डेवलप वगैरह वो उन्हें करना था, इसलिए पहला पार्ट उन्होंने बनाया था। ऐसा नहीं है। अभी जस्ट सीक्वल्स वगैरह कुछ चल रहे हैं, बॉलीवुड ने देखा तो चलो भाई रेड सक्सेसफुल फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, तो उसके आगे 2 लगाकर वैसी सिमिलर थीम की हम एक और फिल्म बना देते हैं। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है कि पहले पार्ट के अजय देवगन के अमेय पटनायक के कैरेक्टर को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला, उनका जो ताऊ जी का कैरेक्टर था पहले पार्ट में, उसको भी यहाँ पर हम शुरुआत में ही, टीज़र की शुरुआत में देखते हैं। हालांकि इस बार वो जेल में है, और मुख्य जिस केस को जहाँ पर रेड पड़ने वाली है, तो उस राजनेता का नाम यहाँ पर दादा भाई, उनको कुछ ऐसा कहा जा रहा है, रितेश देशमुख का वो पात्र है। तो उस केस पर यहाँ पर मुख्यतः फोकस होने वाला है। परंतु यहाँ भी 7 वर्षों के बाद में बॉलीवुड इसका सीक्वल लेकर के आ रहा है, वो भी सिमिलर थीम की, बस वो एक नया केस केवल वो यहाँ पर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि टीज़र कोई ख़राब है, नहीं, टीज़र ऑब्वियसली बढ़िया है, अच्छी खासा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी दिख रही है, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी बढ़िया लग रहे हैं, बात वो नहीं है। परंतु जस्ट अभी मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि बस सीक्वल्स पर सीक्वल्स बॉलीवुड लेकर के आ रहा है, और उसमें भी जस्ट ऐसे ही पुरानी कुछ सक्सेसफुल फिल्मों के नाम के आगे वो 2, 3, 4, 5 लगाते जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर कहानी को डेवलप करना, कैरेक्टर्स को डेवलप करना, वो बात हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर भी 7 वर्षों के बाद में उन्हें सेकंड पार्ट की याद आई है। चलो जो भी है, परंतु फिर भी ओवरऑल टीज़र बढ़िया लग रहा है, मैं तो उत्सुक हूँ।
इस बार क्या नया वो केस दिखाएंगे वगैरह। रितेश देशमुख का पात्र, या अब मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पर कि किस रियल केस पर इस बार ये फिल्म आधारित होने वाली है, तो ऐसा कुछ प्रॉपर पढ़ने को नहीं मिला। एक दो आर्टिकल दिखे तो वो भी बहुत पुराने, एक आर्टिकल तो 2000 पता नहीं 22 या 21 का था, तो पता वो भी कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। तो ऐसा कुछ प्रॉपर किसी एक केस को वो फॉलो कर रहे हो ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा। हालांकि फिल्म पुराने समय में स्थित है, लगभग 20-25 वर्ष पहले के समय में फिल्म की कहानी स्थित है। इस बार अमेय पटनायक का जो कैरेक्टर है, अभी तक 74 केस रेड वो डाल चुका है पात्र, और 74 बार उसका ट्रांसफ़र हुआ है। 75वीं केस है अमेय पटनायक की ये। आशा करते हैं कि फिल्म अच्छी हो, एक इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर हमें देखने को मिले और थोड़ी मैच्योर हो, मतलब वही एक दबंग राजनेता और वो वगैरह वो सब, उससे आगे बढ़कर बॉलीवुड का भी थोड़ा और व्यापक सोचने की आवश्यकता है। अगर आप देखिए रेड ही उनको दिखानी है, एक ब्लैक मनी ही दिखाना है, तो हवाला वगैरह कई सारे एनजीओज़ के साथ में कुछ राजनेताओं का कनेक्शन जो हम देखते हैं, बाहर से फॉरेन फंडिंग कैसे होती है, देश को अस्थिर करने के लिए कुछ राजनेताओं को कैसे फंडिंग होती है, वो कोई अभी हो रही है मोदी जी की सरकार आने के बाद में, ऐसी बात नहीं है जो सेक्युलर वामपंथी राजनेताओं को कोई अभी फंडिंग नहीं हो रही, वो तो हमेशा से ही बाहर से देश को अस्थिर करने के लिए या देश कभी आगे बढ़ ही ना पाए उस कारण से ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं को, सेक्युलर राजनेताओं को हमेशा से देश विरोधी ताकतों के द्वारा फंडिंग होती आई है। इसमें कैसे हज़ारों हज़ारों एनजीओज़ का साथ उसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसे कई सारे विषयों को डायरेक्टर अगर चाहे तो टच कर सकता है, पर वो उतनी समझ भी होनी चाहिए राजनीति की, या समझ होने की भी अपेक्षा वो हिम्मत भी होनी चाहिए। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो किसी विषय में जाएंगे। यहाँ पर भी वही पिछले पार्ट की तरह टिपिकल सी बातें, एक दबंग राजनेता है, उसके फॉलोअर्स वगैरह कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या फलाना ढिमकाना, वही सब बातें वो टिपिकल पैटर्न ही फॉलो करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। परंतु एक मैच्योर पॉलिटिकल थ्रिलर अभी हमें देखने की या बॉलीवुड को बनाने की आवश्यकता है। ये बच्चों जैसी बचकानी फिल्में ना, बहुत कुछ हम देख रहे हैं देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, बाहर की फंडिंग से हवाला का पैसा कैसे आता है, या यहाँ पर अलग अलग कुछ राइट्स वगैरह, अनारकी अराजकता फैलाने के लिए, कई सारे दंगों को स्पॉन्सर करने के लिए बाहर से कैसे फंडिंग आती है, टूल किट वगैरह, कितने सारे विषय हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। और ये टूल किट कोई अभी का शब्द ऐसी बात नहीं, इससे पहले भी आप 20-25 वर्ष पहले के समय भी अगर देखेंगे ना, कई सारे जो आंदोलन खड़े किए गए थे, ये बचाओ आंदोलन, वो बचाओ आंदोलन, पर्यावरण की रक्षा की आड़ में कैसे कैसे आंदोलन चलाए जाते थे, यहाँ पर कैसे कैसे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमने कई बार चर्चा की हुई है, उसके पीछे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ है वो कैसे उसमें सम्मिलित थे, बहुत सारी बातें हमने देखी हुई है। कई सारे राजनेताओं का हाथ इसमें कैसे है, नक्सली इसके साथ में कैसे जुड़े हुए होते हैं, कितना कुछ दिखाया जा सकता है, कितनी मैच्योर पॉलिटिकल थ्रिलर बनाई जा सकती है अगर किसी को बनानी हो तो। और अगर वही टिपिकल पैटर्न जो पिछली फिल्म में था वही सेम यहाँ पर वो दिखाएंगे, केवल विलन का कैरेक्टर चेंज कर लिया, चलो रितेश देशमुख का एक चेहरा हमने दिखा दिया, ये बचकानी हरकतें बॉलीवुड को छोड़ देनी चाहिए। कुछ मैच्योर, बड़ा व्यापक सोचने की आवश्यकता है, पर मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड वो वैसा सोच पाएगा, कि बॉलीवुड के खुद के अपने क्या हालात है और इनको बॉलीवुड की फंडिंग वगैरह के बारे में हमने कितनी क्या बातें सोची हुई है और ये लोग खुद कहाँ पर धंसे हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की या किसी पर्टिकुलर वगैरह प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो हमने बॉलीवुड के बारे में बातें सुनी हुई है, तो ये लोग उस विषय को छुएंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। परंतु ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियाँ लिखी जानी चाहिए ना। कितनी सारी मैच्योर पॉलिटिकल थ्रिलर बनाई जा सकती है। भारत में तो भाई क्या क्या नहीं हुआ है स्वतंत्रता के बाद में, विदेशी फंडिंग से देश आगे ना बढ़ पाए इसके लिए कैसे कैसे षड्यंत्र हुए हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अगर कोई दिखाना चाहे तो। और चलो इस विषय में हाथ डालने की अगर हिम्मत नहीं है बॉलीवुड में, तो चलो सिंपल ही अगर कुछ दिखाना हो तो भी कुछ और थोड़ा अलग सोचने की बॉलीवुड को आवश्यकता है। जैसे कि आप देखिए नोटबंदी के समय देश में क्या क्या हुआ, आप कल्पना करिए 2016 में नोटबंदी के समय कितनी जगहों पर रेड पड़ी थी और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बंडल के बंडल भर भर कर निकले थे। वो सारे वीडियोस अभी भी, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ अभी भी हम देख सकते हैं कितनी सारी जगहों पर कैसे कैसे करोड़ों करोड़ों रुपए रिकवर हुए थे। नोटबंदी का वो समय अच्छे से आप याद करिए। तो यहाँ पर रेड का सेकंड पार्ट वो इतने वर्षों के बाद लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा दिखाना चाहिए था कि भाई अमेय पटनायक एक बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे
उनको रिटायर होकर के 20-25 वर्ष हो चुके हैं, अभी वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं और नोटबंदी का समय दिखा देते हैं। परंतु एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर चाहिए नोटबंदी के समय, ताकि वो इन सब बातों को ठीक से हैंडल कर सके। और फिर नोटबंदी का समय दिखाकर उनको ऐसे समय में बुलाया जाता कि भाई ऐसा अफसर ही इस पूरी कंडीशन को हैंडल कर सकता है। और फिर नोटबंदी के समय कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रेड हुई थी, क्या क्या, उस विषय को भी छुआ जा सकता है। तो वो एक और थोड़ा अलग होती ना, रेड वाली थीम ही होती, परंतु कुछ अलग देखने को मिलता। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पहले पार्ट में सौरभ शुक्ला थे, यहाँ पर बस वो रितेश देशमुख उनको लेकर के आ गए हैं। तो थोड़ा सा बॉलीवुड को मैच्योर होने की आवश्यकता है, कुछ अलग सोचने की आवश्यकता है, अगर आप सेकंड पार्ट भी 7 वर्षों के बाद में लेकर के आ रहे हैं तो। बाकी तो ओवरऑल टेक्निकली वेल मेड लग रही है, प्रोडक्शन वैल्यू कह लीजिए, सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, कलर ग्रेडिंग किस प्रकार की दिखाई है, 20-25 वर्ष पहले के समय को कैसे रिक्रिएट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब बातें तो बढ़िया लग रही है। बाकी आपको ये टीज़र कैसा लगा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।